नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने हैं जो समय समय पर आते रहती हैं। वो घटनाएं होती रहती हैं और हमें आईना दिखाती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदलाव जो है वो होता दिखाई नहीं दे रहा। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। दरअसल कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से पूरे समाज को आईना दिखाया है और उसके बाद कई सवाल भी खड़े किए हैं। पहले आप एक ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। कुरुक्षेत्र का लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरकारी अस्पताल है। यहाँ मरीज पहुंचते हैं सरकारी खर्च में इलाज की व्यवस्था पाने को। इसी आस में यहाँ एक बुजुर्ग मरीज को एक युवती अपने साथ लेकर आई थी ताकि उसका इलाज करवा सके, लेकिन उसी युवती के साथ यहाँ पर दुष्कर्म की घटना हो गई। हड़कंप तब मचा जब महिला ने बताया कि अस्पताल के वार्ड बॉय ने ही उसके साथ दुष्कर्म किया है। सूचना मिली तो पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। एक महिला ने महिला सब इंस्पेक्टर अमनदीप को अपनी शिकायत दी है कि उसके साथ अस्पताल के किसी कर्मचारी द्वारा बलात्कार किया गया है। जो शिकायत पर मामला दर्ज किया जा रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी सामने आएगा बताएगा। रेप की वारदात के बाद अस्पताल की लचर व्यवस्था भी सामने आई, जहां पुलिस को पीड़िता का मेडिकल करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और कई घंटों के बाद जाकर मेडिकल हो पाया। वजह पूछने पर अस्पताल की अव्यवस्थाएं सामने आ गई। ये जो जिन जिन लेडी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई जाती है यहाँ पर, ये आती नहीं है पर्चा काटने के लिए, अपनी ड्यूटी करने में कोताही बरतती हैं। कल तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें सुबह 8 बजे तक कि भी वो छुट्टी पे है। पर जैसे ही इस बात का शोर मचा कि एक रेप केस आ गया और उसका पर्चा कटना है, वो कस्टडी में रेप हुआ है, और तब से ये फैलाया जा रहा है कि वो छुट्टी पे है, वो छुट्टी पे है, सीएल पे है। तो तब से यही फैलाया जा रहा है कि सीएल पे है। किस कारण से उसको सपोर्ट दिया जाता है इसके बारे में कुछ पता नहीं। डॉक्टर सुगंधा पहले भी हर बार ऐसे ही करती है और उसके बारे में मैंने पहले भी लिखित में दिया है कि जब भी कोई पर्चा आता है, एमएलसी का पर्चा आता है, वो ऐसे ही करती है। तो अचानक से कह देती है कि मैं सीएल पे हूँ। दरअसल स्टाफ एक दूसरे पर ढीला रवैया और अचानक छुट्टी पर जाने के आरोप ही लगाता रहा और पीड़िता घंटों तक मेडिकल के न होने की वजह से परेशानी उठाती रही। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और दुष्कर्म का मामला जो आया है वो एक युवती अपनी नानी के पास आई हुई थी। नानी उसकी हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो युवती ने आरोप लगाया है एक युवक पर। जो युवक है वो वार्ड अटेंडेंट एलएनजेपी हॉस्पिटल में लगा हुआ है, उस पर आरोप लगाया है। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि जो युवती थी उसका जो मेडिकल करना था, उस मेडिकल में भी बड़ी देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्टर थी वो छुट्टी पर थी। जो दूसरी डॉक्टर थी वो मेडिकल करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आखिरकार जब ये मामला मीडिया में आया तो फिर युवती का मेडिकल हुआ है। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, खबर फास्ट। इस पूरी घटना में हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है, लेकिन कुछ सवाल यहां से उठे हैं। वो सवाल ये हैं कि अस्पताल प्रशासन जो है, इस तरीके की अगर व्यवस्था है और 12-12 घंटे से ज़्यादा समय तक युवती जो पीड़िता है वो मेडिकल के इंतज़ार में ही है, ये कहाँ तक न्याय संगत लगता है। और लगातार वो इंतज़ार में कि उसका मेडिकल हो ताकि आप बात आगे बढ़े, और इसमें इतना लंबा समय लगे, और वो भी इस वजह से कि अस्पताल का स्टाफ जो है कोई छुट्टी पर चला गया है, अचानक कोई किसी और। तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर आज हम सवाल उठा रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? क्या रेप जैसी घटना को रोकने के लिए नजरिया क्या बदलने की जरूरत है? क्योंकि कानून सख्त से सख्त लागू हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सिस्टम का रवैया जो है वो ढीला क्यों नजर आता है इस तरीके की घटनाओं के बाद? और कानूनों से इतर क्या सोच बदलने से ही न्याय मिलेगा या इस तरीके की घटनाएं रुक सकती हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें, अपनी बात, अपनी राय रखें। इस चर्चा में आप सीधे तौर पर जुड़ें, अपनी बात रख सकते हैं और तमाम सवालों का जवाब भी देंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। धर्मवीर ढिंडसा हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, और एडवोकेट सुदेश कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों ही का स्वागत है। धर्मवीर जी, पहले मैं आपसे एक तकनीकी पहलू जो है वो समझना चाहूँगा।
हालांकि रेप के बाद मेडिकल को लेकर अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग निश्चित समय है कि कितने घंटे में या कितने समय में मेडिकल हो जाना चाहिए। लेकिन परिस्थिति कोई भी हो, क्या 12-12 घंटे तक का समय कोई पीड़िता अगर इंतज़ार करती है अस्पताल में, वो भी इसलिए कि जिसे पर्चा दाखिल करना था या जिसे मेडिकल करना था वो वहाँ पर है नहीं, वो अचानक छुट्टी ले गए हैं, तो किसी और को अर्जेंटली वहाँ पर होना चाहिए था, वो व्यवस्था का सवाल है। वो वहाँ पर परिस्थितियाँ उस तरीके की नहीं आती और स्टाफ जो एक दूसरे पर आरोप ही लगाता रहता है, पीड़िता जो है वो इंतज़ार में बैठी रहती है। परेशानी का ये सबब जो है उसके मन मस्तिष्क पर किस तरीके से गुजर रहा होगा, ये शायद उसके अलावा कोई और सोच भी नहीं सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो समय होता है, रेप की घटना की शिकायत हुई और उसके बाद मेडिकल होने तक का जो समय है, वो क्या तुरंत हो जाना चाहिए ताकि पीड़िता को भी मानसिक परेशानी से कम मुक्ति मिले? जी अरुण जी, धन्यवाद। जो आपने सवाल उठाया, जो ऐसे मामले बलात्कार से जुड़े या इन जघन्य अपराधों से जुड़े होते हैं, उनमें जो मेडिकल एविडेंस और मेडिकल एक्सपर्ट से तुरंत उसका मुआयना कराना, डॉक्टरी जांच कराना और वो उन रिकॉर्ड आना, ऐसे केसों के निर्णय को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और बहुत जरूरी होता है। और इसमें बिना किसी देरी और विलंब के ये कार्रवाई की जानी चाहिए मेडिकल पीड़िता का। अगर उसको जैसा इस मामले में सामने आया कि 12 घंटे का इंतजार करना पड़ा, तो ये सीधे तौर पर जो सिस्टम और जो व्यवस्था है उसकी विफलता हम इसको कह सकते हैं। और जो इसमें एविडेंस डॉक्टर का होता है, जो हाँ। उसने कलेक्ट करना होता है एक विक्टिम को एग्जामिन करने के बाद, जी। वो बड़ा अहम और मायने ऐसे मामलों में रखता है। और उसमें जितनी देरी होती है वो सीधे तौर पर उस एविडेंस को कमजोर करने की दिशा में काम करता है। और जो बलात्कार या जो जैसे ये महिलाओं के प्रति अपराध के मामले हैं, जी। या कोई भी ऐसा आपराधिक मामला है, और खासकर इन मामलों की प्राथमिकता के तौर पर ये मेडिकल कराया जाना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि जो मौजूदा मामला है, हाँ। उसमें एक डॉक्टर छुट्टी पर चले गए या पहले से छुट्टी पे थे, और हाँ। जो ड्यूटी पर डॉक्टर थे वो कह रहे थे कि ये छुट्टी पर चले गए, इनको करना चाहिए था। ये यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये जो व्यवस्था सीधे तौर पर है, ये पीड़ित का हरासमेंट और एक तरह से सिस्टम के द्वारा उसका प्रताड़ना, पहले जो उसके साथ जघन्य अपराध और घटना हुई उसको एक तरह से सिस्टम भी उसको दोहराने का काम ऐसी व्यवस्थाओं में और ऐसे हालातों में करता है। बिना देरी के, इसमें संदेह कोई नहीं है कि बिना देरी के तुरंत ये मेडिकल और जांच और मुआयना उसका करके वो जो एविडेंस और जो पुलंदे वहां पुलिस तैयार कराती है और जो एग्जामिनेशन होता है, जी। वो जो उसके व्यवस्था में है हाँ। और जो रिक्वायरमेंट है वो तुरंत किया जाना चाहिए। उसमें देरी सीधे तौर पर किसी भी हालात में स्वीकार्य नहीं है और उसका नुकसान प्रोसिक्यूशन केस को और विक्टिम को होता है, उसके मानसिक प्रताड़ना के अलावा। बिल्कुल। और क्या देखिए, इसमें एक चीज़ जो आपने बताई, क्योंकि ये निश्चित तौर पर मानसिक प्रताड़ना ये निश्चित तौर पर है, क्योंकि पहले तो उसके साथ शारीरिक शोषण होता है, उसके बाद वो शिकायत करती है और उसके बाद जो सबूत जुटाने होते हैं उसकी शिकायत को पुख्ता करने के लिए, उसमें इस तरीके का रवैया और इस तरीके की परिस्थिति का सामने आना ये कई और सवाल भी खड़े कर देता है। एक चीज़ और आप मुझे अगर बता सकें, क्योंकि कानून हमारे बेहद सख्त बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं तो रुक नहीं रही हैं। तो क्या अब सोच बदलने का समय आ गया है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया अरुण जी। जो 2012 में इस देश में घटना हुई निर्भया कांड के नाम से, जिसे आप और मैं जानते हैं, जिसके बाद इस पूरे देश में एक जन आंदोलन चलाने के माध्यम से कानूनों में सख्ती से बदलाव किए गए और बड़े सख्त प्रावधान कानूनों के बनाए गए, सजा बढ़ाई गई। जी। लेकिन उस सारी व्यवस्था के बाद कानूनों में सख्ती और न्यायालय के द्वारा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे की भी व्यवस्था की गई। लेकिन अपराध ये जो है महिलाओं के प्रति हाँ। और ये जघन्य अपराध के मामले हैं, ये कम होने का नाम ले नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं सोच और मानसिकता सीधे तौर जी। पर इसको जिम्मेवार ज्यादा किसी व्यवस्था या कानून में प्रावधानों में बदलाव से ज्यादा मानसिक स्थिति और जो मानसिक व्यवस्था है उसकी उसको, जरूरत है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। सुदेश कुमारी जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रणबीर सिंह रोहतक से। रणबीर जी, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। शर्मा जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। देखो, हमारे देश में औरतों के साथ में इस प्रकार की घिनौनी हरकतें काफी लंबे समय से चली आ रही हैं। कोई ये इस नई सही सरकार में नया काम नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर आम आदमी को कानून के न्याय मिलना बहुत मुश्किल है।
अगर कोई और शिकायत भी कर देती है तो कोर्ट में जाएंगे, जो वकील पूछेगा कि उस समय आपके हाथ कहाँ थे, आपके पैर कहाँ थे, क्या अगर वो किसी नेता की बेटी के साथ में हो तो ऐसे पूछ सकता है? नहीं, कभी नहीं पूछ सकता शर्मा जी। यही इसीलिए सिर्फ कानून एक ही होना चाहिए, शूट आउट, सीधा गोली मारो, साफ करो, चाहे नेता का बेटा है, चाहे गरीब का बेटा है, चाहे अमीर का बेटा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। सुदेश कुमारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, ये बेहद परेशान करने वाली ये घटनाएं होती हैं जब भी इस तरीके के समाचार आते हैं या कोई घटना की कोई भी जानकारी मिलती है अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से, हमारे संवाददाता कोई इस तरीके की सूचना पहुंचाते हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जो अनुभव करता हूं वो शायद मैं उसको किसी के सामने समझा नहीं सकूं कि मैं किस तरीके का मैं क्या महसूस करता हूं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये सोचता हूं कि जिसके साथ ये घटना हुई है उसके मन पर, उसके दिल पर, उसके मस्तिष्क पर क्या गुजर रही होगी, वो किस तरीके से उसका अंतर्मन जो है वो एकदम टूट गया होगा। लेकिन उसके बाद जो सहयोग, जो उसे सांत्वना के तौर पर जो उसका सहयोग होना चाहिए, मानवता के आधार पर उस पूरी समस्या को, उस मसले को सुलझाना चाहिए, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं जो हैं वो अव्यवस्थाओं में बदल जाती हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण कुरुक्षेत्र से हमारे सामने आया, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ सुदेश जी। हाँ जी जी जी। मुझे जब ये पता चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल में क्षेत्र में रेप केस हुआ। नाइट में अटेंडेंट थी, अपनी रिलेटिव के साथ हुई थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस हॉस्पिटल में, कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी हॉस्पिटल में पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं और वो दबा दी जाती रही हैं। हाँ। बहुत पहले 2008 में एक डॉक्टर ने एक अपनी पेशेंट के साथ मोडेस्टी आउटरेज का केस हुआ, लेकिन पुलिस ने जो है उसमें कोई कंप्लेंट, जो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वो भी बड़ी देर से की। और फिर उसको जो है सुना नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर था वो हाई प्रोफाइल था और उसमें जो है लड़की ने कंप्लेंट डाली। उसमें कोर्ट में भी उसको उतना न्याय नहीं मिला। अभी भी हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। विक्टिम जो पेशेंट थी उस टाइम, हाँ। उसी डॉक्टर ने दोबारा से एलएनजेपी हॉस्पिटल में अपनी पेशेंट के साथ रेप किया। वो कई महीने जेल रहा, लेकिन उसको प्रेशर डाला गया जो विक्टिम थी, और उससे जो है उसको रिजाइन किया उसने कोर्ट में। और अब वो विक्टिम पे ही 340 की कार्रवाई कुरुक्षेत्र कोर्ट में चल रही है और वो डॉक्टर बरी हो गया। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो विक्टिम है उसकी एफआईआर दर्ज करने से लेके, मेडिकल से लेके पूरी हैरेसमेंट है। और सरकार और पुलिस और सारी जो ये मशीनरी है, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है जी, उसका ये रहता है कि ऐसे केसेस जो अप्रूव ही ना हो। क्योंकि हमारी सरकार भी ये चाहती है कि ये दिखाई दे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत कम है, बड़ा अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। कुरुक्षेत्र में ही एक झांसा केस हुआ 2018 में, एक लड़की का जो है वो डेड बॉडी मिली जींद के एक बुढ़ा खेड़ा गांव में, और वहाँ जींद में एफआईआर दर्ज हुई रेप की, पॉक्सो की, सारी गैंग रेप की जी। उसके पार्ट पे 18 इंजरीज हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को स्मैश किया गया है। हमारा ये कहना है जो विक्टिम फादर है, यानी जो डिसीज्ड का फादर है, जो विक्टिम थी लड़की जी, उसको आज तक वो फाइट कर रहा है। लेकिन कुरुक्षेत्र पुलिस ने कोर्ट में ये रिपोर्ट दे दी कि ये लड़की तो सुसाइड कर दी। अब वो फादर, यानी कि प्राइवेट पार्ट स्मैश्ड है और इंजरी जो है वो मतलब कि जीवित रहते की हैं, डॉक्टर रतक मेडिकल कॉलेज वालों ने लिखा। लेकिन यहाँ पे वो फादर जो है गरीब है, ऐसी लड़की है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। मेरा कहने का ये है कि सरकार ने पूरा जोर लगाया उस केस में भी कि ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो केसेस में आते हैं वो ना आए। और ये जो है पूरा का पूरा जो हमारी इस चीज का एक मैसेज जाता है सोसाइटी में, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उनको कोर्ट का, उनको पुलिस का कोई डर नहीं है। उसकी वजह से हमारी लड़कियां, महिलाएं, हम खुद सेफ नहीं है। ये काफी चिंताजनक है। हॉस्पिटल में तो कितना मतलब विश्वास है होता है। तो वहाँ से मैं यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था। एक ये भी देखिए, अस्पताल के, सरकारी अस्पताल में कोई भी पेशेंट जाता है, कोई हम देखते हैं, देखिए ये मोटे तौर पर ये देखा भी जाता है, केवल परसेप्शन नहीं है। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जो किसी प्राइवेट अस्पताल में अपने इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।
वो चाहे किसी भी रूप में हो, है ना। और बिल्कुल ऐसे में एग्जैक्टली। वो सोचते हैं या वो चाहते हैं कि वहाँ पर वो जा रहे हैं सरकारी खर्च पर, सरकारी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं उन्हें मिलें, और साथ ही एक सुरक्षा का भी उन्हें वहाँ पर एक दिलासा रहता है कि वहाँ पर वो सुरक्षित है। लेकिन वहीं पर इस तरीके की घटना होना, धर्मवीर जी, मुझे लगता है ये और ज़्यादा परेशान करने वाला है। निश्चित तौर पर जो कुछ दायरे हैं और कुछ संस्थान हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, जेल जी। अथॉरिटी हो, आर्मड फोर्सेस हो, और जिसमें हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, उसमें कानून में विशेष और हटकर प्रावधान भी इसीलिए किए गए कि वहां जो लोग होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं या किसी पुलिस थाने का कोई इंचार्ज है, वो अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेशन पे होते हैं। उनकी जो स्थिति होती है वो ज्यादा मजबूत, ऐसी स्थिति में ऐसे अपराधों को अगर उनकी मानसिकता इन अपराधों के प्रति है हाँ। तो ज्यादा आसानी से और ज्यादा संभावना से कर सकते हैं, और उनको दबाने में भी वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए कानून में भी ऐसे मामलों को डील करने के लिए प्रावधान अलग से है। लेकिन बात एक बार फिर सारी व्यवस्थाओं के बाद, जैसे पहले जो हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने जी। भी बताया कि पुलिस और जो व्यवस्था है वो अपराध का स्तर और ग्राफ नीचे रखना चाहती है। हाँ। चाहे इसमें सुधार की गुंजाइश है अभी, और कुछ सुधार हुए भी हैं जिसके माध्यम से इन मामलों को दर्ज करने की तरफ रुझान बढ़ा है कि ये दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अभी भी व्यवस्था में और सुधार की जरूरत है। लेकिन बात वो मानसिकता वाले की, जो लोग इस मानसिकता के हैं, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं, पुलिस से जुड़े हैं, वकालत से जुड़े हैं, जिस मर्जी पेशे से जुड़े हैं, बात मानसिकता की है। जो अपराध को ऐसे को अंजाम देने की जिनकी प्रवृत्ति है, जो आपराधिक जिनकी प्रवृत्ति है, उसमें हमें कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था देखनी होगी। कानूनी प्रावधान जैसे ये हॉस्पिटल का जिक्र है, या इसके अलावा जो कोई मैनेजमेंट, जेल स्टाफ की मैनेजमेंट है, वहाँ महिला कैदी हैं या कोई दूसरे लोग हैं, और पुलिस ऑफिसर कोई इंचार्ज है कहीं, या कोई आर्मड फोर्सेस से जुड़ा कोई ऑफिसर है, कोई व्यवस्था या जिम्मेवार है, अगर वहाँ ऐसे अपराधों को कोई अंजाम देता है तो उसके लिए और सख्त प्रावधान कानूनों में व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर सवाल की कानून की सख्ती और कानूनों में सजा के प्रावधानों को बढ़ाने से केवल इस अपराध को खत्म किया नहीं जा सकता। इसके लिए जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं मानसिकता परिवर्तन की, और ये जो व्यवस्था पूरी है समाज की, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश और जरूरत रहती है। एक चीज़ और आप मुझे बताइए धर्मवीर जी, कानूनी रूप से अगर इसे समझा जाए, क्योंकि देखिए आपने भी जिसका पहले जिक्र किया कि जो सबूत हैं किसी भी इस तरीके की घटना के बाद, उनको पीड़िता के शरीर से जुटाया जाता है मेडिकल के दौरान, और उसके बाद जो है जांच को और पुख्ता बनाने के लिए या मजबूत करने के लिए या सही तरीके से जांच को करने के लिए वो सबूत जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। अगर उसमें डिले किया जाता रहे, समय उसका बढ़ता चला जाए, तो उसकी जो कहते हैं कि जो उसकी एक्यूरेसी जो उसकी है वो कम हो जाती है, कम होती चली जाती है समय के अनुसार। और इस तरीके से इतना समय इसमें लगा देना, पहला तो ये कि मानसिक प्रताड़ना जो पीड़िता को हुई है, दूसरा सबूत जो हैं वो कहीं ना कहीं कम होते चले जाते हैं समय बीतने के साथ साथ। तो क्या ये दोनों ही चीज़ें भी कानून के दायरे में आती हैं क्या? बलात्कार से संबंधित जो दूसरे हमारे कानून अभी तक के बने हैं, उन कानूनों के दायरे में क्या ये चीज़ें भी हैं? निश्चित तौर पर जब कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है, पुलिस दर्ज करती है, और आप सब बेहतर जानते हैं कि जो सजा के प्रावधान है और जो सजा किसी अपराधी को होती है वो कानून और कोर्ट के माध्यम से होती है। और वहाँ ये जितने सबूत जो होते हैं वो मायने विक्टिम के खुद के बयान, जैसे पहले इन्होंने एक मामले में कहा कि 340 की कार्रवाई उसके खिलाफ चल रही है, वो कहीं ना कहीं पहले बयान देने के बाद जब विक्टिम, चाहे वो दबाव है, समझौता है, या कारण क्या उसके होते हैं, उसके कारण अपनी स्टेटमेंट से रिजाइन करता है, बैक करता है, तो वहां उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और ये जो खासकर ये जो मेडिकल का जो इसमें होता है, जो पीड़िता का मेडिकल जांच होती है, उसमें बड़े महीन तरीके से जो उनके स्वैब हैं, जो उनके इंजरीज हैं, जो प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज हैं, और जो विक्टिम के जो उसको इंजरीज, और दूसरा उसका जो उसके कपड़े हैं, और अगर वो स्टूल और यूराइन पास करती है, तो उन सारी व्यवस्थाओं से जो डॉक्टर वहाँ मेडिकल जांच के दौरान इकट्ठा करता है, और स्वैब और जो सैंपल और उनको सील कर फिर उसकी टेस्ट और जांच कराई जाती है, वो सारा उससे प्रभावित होता है अगर उसमें समय बीतता जाता है। और ये सीधे तौर पर जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है और उसके अलावा जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है और उसका जो मेडिकल प्रोफेशन है, उसके दायरे में जो दायित्व उसके हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोताही इसमें सीधे तौर पर
नजर आती है। और उसके लिए जिम्मेवारी भी उनके जो मेडिकल प्रोफेशन की गाइडलाइन है और मेडिकल प्रोफेशन के जो दायित्व है उसके मद्देनजर, और हॉस्पिटल का जो स्टाफ और मैनेजमेंट है, जो चूक यहाँ हुई है, जो टाइम उसमें हॉस्पिटल के अंदर, आप एक बात जरा इसको, हम ज्यादा गंभीर मामला हो क्यों जाता है हाँ। कि अगर घटना कहीं गांव शहर में हॉस्पिटल से दूर हो, मामला पुलिस के पास जाएगा, पुलिस हॉस्पिटल लेकर जाएगी, लेकिन यहाँ पूरी ये सिस्टम बदल गया है। ये घटना का जो हुई ये हाँ। घटना ये हॉस्पिटल के अंदर होती जी, है। जी। ऐसे में मेडिकल और कार्रवाई में देरी होने की गुंजाइश अगर है और देरी अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं कोताही और लापरवाही सीधे तौर पर इस पूरे मामले में नजर आ रही है, जो होनी चाहिए नहीं थी। जी जी जी। और ये भी इसमें कोताही है या लापरवाही है, जो भी है, ये भी एक जांच का विषय है, इसके साथ साथ होना ही चाहिए, इसमें भी जांच जरूर निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सुदेश जी, एक चीज़ अभी जो धर्मवीर जी भी पहले कह रहे थे कि अब ये मामला जो है वो कानून तो क्योंकि मजबूत सरकार बना रही है, बनाती रही है, और जिस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं कानूनों में और ज़्यादा सख्ती भी की जाती रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के क्रिमिनल्स का कम होना या इस तरीके के केसेस का कम होना, क्या ये देखा गया है अभी तक? क्या कानूनों के सख्त हो जाने से इस तरीके की घटनाएं कम हुई हैं? ऐसी कोई भी स्टडी अभी तक सामने आई है क्या? नहीं, देखिए, कानून जो है सख्त होने का तो ठीक है, होना ही चाहिए सख्त, लेकिन जो जितना कानून सख्त हो रहा है उसके लिए उतना ही ज्यादा जो है साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत पड़ती है कोर्ट में। और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, जैसे कि आप इस केस में देख रहे हैं कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर का मैटर होते हुए वहाँ डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, इतनी डेट उसका मेडिकल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा, डिले कर रहे हैं। और फिर जो ये साइंटिफिक एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो कोर्ट में जितना स्ट्रॉन्ग लॉ है उस हिसाब से ही उसमें सजा भी फिर वो जो टेक्निकलिटीज के आधार पे वो एक्यूज जो है छूट जाते हैं। तो ये सारा, क्योंकि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वही लॉ को एनफोर्स करेगी जो लॉ पार्लियामेंट में, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में डेथ पनिशमेंट है, अगर 12 साल तक की बच्ची के साथ रेप होता है तो डेथ पनिशमेंट तक किया हुआ है। लेकिन उसमें वही उतना ही ज्यादा लड़की के ऊपर भी, मतलब कि एक प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है, प्रोसिक्यूशन सरकार की ड्यूटी बनती है, लेकिन वो सब हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ही बुरा हाल है और इसलिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। जो 2012 के बाद, अयोध्या कांड के बाद जो पोक्सो एक्ट आया, बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट है, और ये महिलाओं के लिए जो रेप में भी कई चेंजेस आए हैं, बहुत सीरियस, मतलब और ऑफेंस जो है और सीवियर पनिशमेंट है इसमें। लेकिन फिर भी केसेस कहीं सेफ नहीं है, चाहे स्कूल हो, बस स्टैंड हो, स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी, कहीं गली में अपनी में, आज भी हम 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाए तो चलते हुए डरते हैं, स्टॉकिंग होती है, तो इसका मतलब फिर आउटरीच के कितने केसेस बात फिर वहीं पर आ जाए, इसके लिए प्रेशर डाला जाता है। तो बात फिर वहीं पर सुदेश जी आ जाती है कि कानून सख्त बेशक हो रहे हैं, एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि इस पर लगाम किसी तरह लगे, लेकिन मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी या समाज में जब तक जागरूकता के स्तर पर काम नहीं होगा तब तक शायद इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो कम होती दिखाई दें। हाँ, नहीं, कम नहीं होंगी इस तरह से। और मैं कहती हूँ कि जो कंप्लेनेंट है कंप्लेंट कर देती है, जो पुलिस या आईओ है वो कंप्लेंट एफआईआर दर्ज नहीं करते। हरियाणा में कितने केस हो चुके हैं जिसमें पुलिस ने प्रेशर डाल के कंप्लेनेंट पे कंप्रोमाइज कराया, 10-10 लाख रुपए तक के। तो कैथल में तो कई पुलिस वालों पे केस बना है, अभी थोड़े दिन हो गए। ऐसे कितने केस हो रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो यानी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उसको ही, जो आईओ है, जिसको एकदम से करनी चाहिए, जो गरीब और कमजोर या इस तरह की विक्टिम्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उनको कहा जाता है कि ये लंबा प्रोसेस है और आप पैसे ले और बैठो, और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। तो इसी में अभी इमीडिएट केस है कैप्टन का, आपको शायद पता होगा। तो ये सब कैसे होगा? चलिए, हम मानसिकता भी तो डर होना चाहिए ना अपराधियों को। हाँ, ये आप बहुत जरूरी देखिए, इसमें डर, कानून का डर, सजा का डर जो है वो बैठेगा किस तरीके से कि जब जल्दी जो है सुनवाई होगी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए बनाए जाते हैं। मैं धर्मवीर जी आपसे जानना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रोल कितना अहम रहा है इन मामलों में, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, किशन कुमार। किशन जी, आप जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार।
हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो केस होते हैं इनमें हाँ। जो है ना बचाव जो स्टाफ का जो स्टाफ का है कर्मचारी, जी। उसको ही बचाया जाता है, चाहे भी किसी भी विभाग में हो। हाँ। तो ये गलत होता है, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई रेप केस है या दूसरा केस है, हाँ, तो हाँ। उसमें जो है ना उसका स्टाफ ही बचाएगा, तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा, ये बताइएगा। ये आपने सही बात कही है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। बस आखिरी 1 मिनट में धर्मवीर जी आप हमें बता दें कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनका रोल किस तरीके से दिखाई दिया है और उसका असर कितना हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अभी पिछले ही दिनों फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1 साल के भीतर भीतर पूरा फैसला सुनाया, ऐसी खबरें भी हमने पढ़ी। जी अरुण जी, देखिए जहां तक हरियाणा का सवाल है, जो हाँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है उसके बाद और जो मौजूदा समय में कोर्ट और न्यायालय का ऐसे अपराधों के प्रति रवैया है, जी। अगर जो विक्टिम न्यायालय में, और वो मामले पे डिपेंड करता है, हाँ। अगर वो अपने स्टेटमेंट से भी स्टेब्लिश किसी ऐसे अपराध को कर देती है, वो बयान अपने डट कर कोर्ट में अपराधी के खिलाफ देती है, तो हरियाणा में शायद आपको कोई ऐसा मामला मिलेगा कि ऐसे जघन्य अपराधों से जुड़ा, ऐसे महिलाओं के प्रति अपराधों से जुड़ा कोई व्यक्ति न्यायालय से बचकर आ जाए। अगर कोई स्टेटमेंट जो विक्टिम है वो डट कर न्यायालय में देती है, लेकिन अगर विक्टिम अपनी स्टेटमेंट से रिजाइन करती है, पीछे हटती है, तो वहां न्यायालय की मजबूरियां होती हैं। और इसके अलावा ये जो मामले होते हैं, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटकर हमें देखना होगा। ठीक जैसे है। कुछ मामले ऐसे आरोप सामने आ जाते हैं कि 2 साल से मेरे साथ शादी के नाम पर संबंध है, वहां बिल्कुल, जोर बिल्कुल, जबरदस्ती नहीं, कंसेंट अलग तरीके से ली गई, तो वहां न्यायालय को एक बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि नागरिक अधिकारी बिल्कुल। और कानून के दायरे में ही रहकर कार्रवाई करनी होती है। बिल्कुल, लेकिन और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था के बाद और निर्भया कांड के बाद हाँ। अगर विक्टिम डटकर स्टेटमेंट कोर्ट में देती है, तो कोई हाँ। अपराधी हरियाणा बच के, अगर नहीं। मैं विशेष तौर पर बात करूं, तो बचता ऐसे मामलों में है। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, सुदेश जी, आप दोनों ही का धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शकों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की बात है और मानसिकता की बात है। इसको कैसे बदला जाए, हमें अपने आसपास देखना होगा, लोगों को समझना होगा, जानना होगा। और कहीं पर भी आपको लगता है कि किसी की मानसिकता जो है वो किसी भी इस स्तर पर जाने की तरफ या इस दिशा में जाती दिखाई दे, तो उसे बदलने के लिए हमें स्वयं कदम उठाने होंगे। और दूसरी तरफ कानून अपना काम कर ही रहा है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।